वालेकुम, माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज का हमारा यूनिट फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक हैं। तो एंटीबायोटिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट उनके क्या होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं। मैकेनिज्म का मतलब कि वो किस तरह जो है अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह आपको आपकी डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, क्योर करते हैं, और किस तरह जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिवीजन को, उनके स्प्रेड को कम करते हैं। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं: डिफाइन द मोस्ट commonly used categories of antibiotic that is used to prevent and treat infections, briefly discuss actions and effect of selected drugs category, list some of the most commonly used drugs for each drug categories, and discuss the nursing measures, patients educations which can be taken if patient is using to treat and prevent infections. Antimicrobial therapy. Antimicrobial therapy kills or inhibit the growth of microorganisms such as bacteria, fungi and protozoan. तो एंटीमाइक्रोबियल थेरापी क्या है? एंटी कहते हैं अपोजिट, माइक्रोबियल मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोन सब आते हैं। एंटीमाइक्रोबियल थेरापी इसे कहते हैं कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। थेरापीज दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोसाइडल थेरापीज। और वो थेरापीज, वो ट्रीटमेंट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो माइक्रोबायोसाइडल थेरापीज है। एंड थेरापीज दैट ओनली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोस्टेटिक थेरापी। और वो थेरापीज, वो ट्रीटमेंट हमारे पास जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है, उनको किल नहीं किया जाता, उसको कहते हैं माइक्रोबायोस्टेटिक थेरापीज। एंटीमाइक्रोबियल थेरापीज में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। एक एम्पेरिक, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म नॉट येट आइडेंटिफाइड, मोर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक एम्पेरिक एंटीमाइक्रोबियल थेरापी है जिसमें हमारे पास इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं होता। हम इस तरह जो है ब्लाइंडली उनको एंटीबायोटिक देते हैं, या इस तरह एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो ऑल टाइप या मैक्सिमम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो अपना एक्शन दिखाए, और तो उस थेरापी को कहते हैं एम्पेरिक, जिसमें आइडेंटिफाई नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपको डिजीज़ या इन्फेक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। डिफिनेटिव ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड एंड स्पेसिफिक थेरापी चूजन। डिफिनेटिव एंटीमाइक्रोबियल थेरापी वो माइक्रोबियल थेरापी है, एंटीमाइक्रोबियल थेरापी है जिसमें ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है। जिस तरह नमूनिया, तो उसका अपनी बैक्टीरिया जो है, निमोनाई, ट्यूबरक्लोसिस की अपनी जो बैक्टीरिया है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई होगा, आपको पता होगा कि ये इन्फेक्शन जो है ये इस खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। तो उसके खिलाफ जब आप एंटीमाइक्रोबियल थेरापी यूज़ करते हैं उसको कहते हैं डिफिनेटिव एंटीमाइक्रोबियल थेरापी। और इसमें हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास वो एंटीबायोटिक जो एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक्शन करे। प्रोफाइलेक्टिक और प्रिवेंटिव एंड इनिशियल इन्फेक्शन आर इट रिएश्योरेंस आफ्टर इन्फेक्शंस, रिअकरेंस आफ्टर इन्फेक्शन। तो प्रिवेंटिव, प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव एंटीमाइक्रोबियल थेरापी वो थेरापी जिसमें हमारे पास इन्फेक्शन अभी होना हो, मीन्स अभी इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है और आप उसको स्टार्ट में जो कंट्रोल करें, इसको हम प्रिवेंटिव एंटीमाइक्रोबियल थेरापी कहते हैं। या हमारे पास अगर कोई इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है तो उसके बाद आप इस तरह कोई एंटीबायोटिक यूज़ करें कि वो इन्फेक्शन फिर से आपको ना हो, तो उस केस में हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक एंड प्रिवेंटिव एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एंटीबायोसिस विच मीन्स अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक हमारे पास एंटी कहते हैं, अगेंस्ट बायोटिक कहते हैं लाइफ। तो कोई भी चीज़ जिसको हम अगेंस्ट लाइफ यूज़ करें, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आर एजेंट मेड फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सिंथेटिक दैट आर यूज टू इनहिबिट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। और एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक हमारे पास वो एजेंट हैं जो कि या हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं या उसको सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्री में, और उनका काम क्या होता है? दे आर यूज टू इनहिबिट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। वो हमारे पास स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ जो है काम करते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन प्रोड्यूस देम आर स्ट्रेप्टोमाइकोकस बैसिलस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे पास एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम करते हैं, मीन्स एंटीबायोटिक को हम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी यूज़ करते हैं और ये प्रोड्यूस भी होते हैं बैक्टीरिया से। और मोल्ड्स,
फंगस जो हमारे पास है पेनिसिलियम नोटेटम एंड सेफेलोस्पोरियम, तो ये हमारे पास मोड्स हैं जिससे हम एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। Bacteria and antibiotics. Bacteria are microorganisms that invade the human body through many routes like respiratory, GI and skins etc. बैक्टीरिया हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसान के जिस्म में इंटर होते हैं थ्रू रिस्पिरेटरी, जीआई, स्किन या कोई और रूट के ज़रिए, और ये हमारे पास जो है इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, और ये इसकी एंट्री जो है थ्रू रिस्पिरेटरी भी होती हैं, जीआई ट्रैक्ट भी होती हैं, स्किन भी होती हैं, और भी रूट्स हैं। ह्यूमन इम्यून रिस्पांस इज़ एक्टिवेटेड। इंसान का जो इम्यून रिस्पांस वो जो है एक्टिवेट हो जाता है एज द बॉडी ट्राइज टू रीड इट सेल्फ ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिक साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन, फीवर बिगिन टू शो अप। कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में इंटर होती हैं तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो इस एंटीबायोटिक्स में वो उस बैक्टीरिया जो इंटर हुई हैं बॉडी में उसके खिलाफ जो है जंग लड़ना शुरू कर देता है, और इसके नतीजे में हमारे पास क्लासिक साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नज़र आते हैं, जिस तरह स्वेलिंग होती है, हीट होते हैं, रेडनेस होती है, पेन होती है, और फीवर हमें हो जाता है। यहाँ पे वर्ड्स हुआ है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जब हमारी बॉडी जो है वो रिस्पांस शो करे, वो इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में शो करती हैं, और इन्फ्लेमेशन जो है ये बॉडी का रिस्पांस है जो कि इम्यून रिस्पांस है, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़त्म कर लिया जाए। अगर आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत है तो इन्फ्लेमेशन के दौरान जो है वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हार जाता है बैक्टीरिया से तो फिर इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन, उसके बाद जो है आपको आपके आर्गन्स वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। The goal of antibiotic therapy is to decrease the population of invading bacteria to a point at which the human immune system can effectively deal with the इन्वेडर्स। तो एंटीबायोटिक थेरापी का गोल क्या है? एंटीबायोटिक हमारे पास ऐसा करता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो कि इंटर हुए हैं हमारे बॉडी में, उनकी ग्रोथ को, उनके पॉपुलेशन इंक्रीज को जो है कम कर देता है। और जब हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो कमज़ोर हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो उसके साथ इफेक्टिवली डील करता है और उनको जो है ख़त्म कर देता है, और बैक्टीरिया से आपको निजात हो जाती है। टू टाइप ऑफ हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये हमारे पास ग्राम साइंटिस्ट जो हैं उसने इसको थ्रू स्टेनिंग जो है डिफ्रेंशिएट किया था। मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इसका फ़र्क ये है कि ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है, और इन एक्सपेरिमेंट में उसको स्टेन किया हुआ था पर्पल व्हेन सब्जेक्टेड टू अ ग्राम स्टेन प्रोसीजर। जब हमारे पास ग्राम स्टेन प्रोसीजर तो ग्राम पॉजिटिव को पर्पल स्टेन दिया गया था। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि ग्राम पॉजिटिव को जो है ग्राम स्टेनिंग में कौन सा कलर दिया गया था? स्टेन पर्पल कलर। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल विद अ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। The cell wall also include an outer membrane with a lipopolysaccharide molecule attached। तो ग्राम नेगेटिव में क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव में हमारे पास सेल वॉल जो है वो तीन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास सेल वॉल जो है वो थिक सेल वॉल होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल थिक होता है, ग्राम नेगेटिव में हमारे पास सेल वॉल जो है वो थिन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमारे पास है कि उसमें एक थिन लेयर ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, उसमें थिन लेयर ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, और ये इंतहाई डेंजरस हैं। इसलिए जो ग्राम नेगेटिव के वो होते हैं हमारे पास इन्फेक्शन, वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये लिपोपॉलीसेकेराइड रेजिस्टेंस शो करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स को। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन पिंक, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है पिंक कलर दिया हुआ था व्हेन सब्जेक्टेड टू अ ग्राम स्टेन प्रोसीजर। व्हाइल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव प्रोसीजर प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, ओनली ग्राम नेगेटिव प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन।
ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। वो टॉक्सिन जो सेल जो हैं थ्रू पोर्स वगैरह बाहर लेकर आता है, तो ये दोनों एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसके साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो एंडोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। और ये इसके स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये यहाँ पे देखें कि पेप्टिडोग्लाइकिन का ये सेल वॉल ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कितना मोटा है, थिक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर आप देख ले तो ये हमारे पास छोटा सा पेप्टिडोग्लाइकिन का सेल वॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल वॉल जो है ये छोटा सा सेल वॉल है और ये 3 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन लिपोप्रोटीन की ये 3 लेयर हैं। ये लिपोप्रोटीन की 3 लेयर है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 लेयर जो है ये हमारे पास इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बनाती हैं एंटीबायोटिक्स को। कुछ डिफिनीशंस हमारे पास हैं। कीमोथेरापी इट मीन्स यूजिंग केमिकल एजेंट दैट आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल। हमारे पास कीमोथेरापी होती है। कीमोथेरापी कहते हैं द यूज़ ऑफ ड्रग। सो इस तरह के अगर हम केमिकल एजेंट्स एंटीबायोटिक जिसमें केमिकल एजेंट यूज़ हुए हैं और वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं सेलेक्टिव बैक्टीरिया को, सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और मैलिग्नेंट सेल को, और हमें इससे ट्रीटमेंट प्रोवाइड होती हैं, इसको कहते हैं कीमोथेरापी। जब हम कोई केमिकल एजेंट्स इन अ फॉर्म ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिक किसी बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ करते हैं तो इसको कहते हैं कीमोथेरापी। कीमोथेरापी मीन्स द यूज ऑफ ड्रग टू एरेडिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट स्वॉर्म्स और मैलिग्नेंट सेल इन द बॉडी कॉल्ड कीमोथेरापी। और जब हम जो हैं ड्रग्स यूज़ करें, ड्रग्स अगर हम यूज़ करें एरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, अगर हम एरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए कोई ड्रग यूज़ करें तो इसको कहते हैं कीमोथेरापी। एंटी माइक्रोबियल थेरापी, एंटी माइक्रोबियल थेरापी क्या है कि ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। वो ड्रग जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज़ करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं जो हम बैक्टीरिया या फंगस से प्रोड्यूस करते हैं, उनसे बनाते हैं और वो यूज़ होते हैं या तो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में या उनकी ग्रोथ, उनके डिवीजन, उनके पॉपुलेशन इंक्रीज को स्टॉप करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया फंजाई टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है कि जब हमारे पास बैक्टीरिया रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर ले एंटीबायोटिक ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो हम यूज़ करते हैं तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कि अगर हम कोई ड्रग्स यूज़ करें लेकिन वो बैक्टीरिया को किल ना करे, बैक्टीरिया जो हैं वो अपने आपको जो है रेजिस्टेंस शो करे उस ड्रग्स को, उस एंटीबायोटिक को, तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। Infection, infection is the invasion and multiplication of pathogenic organism in body tissues causing disease in host. What is infection? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर हो जाए और वहाँ पे टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर दे तो इसको कहते हैं इन्फेक्शन। हम में डिजीज़ प्रोड्यूस करे तब इसको कहते हैं इन्फेक्शन। व्हाट इज सेप्सिस? द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, अदर infections, organism or toxins created by infectious organism in bloodstream which spread throughout the body। जब हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया वगैरह इंटर हो जाते हैं जिसे बैक्टीरिसीमिया कहते हैं या सेप्टिसीमा, और वो हमारे थ्रू आउट बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं तो इसको कहते हैं सेप्सिस। इट इज़ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शन। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन का क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास जो है इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है थ्रोट में, वहाँ पे अगर सेप्सिस या सेप्टिसीमा प्रोड्यूस हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लड में इंटर हो जाते हैं और ब्लड में ब्लड फ्लो के साथ ये पूरे बॉडी में अगर स्प्रेड होते हैं तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स को इफेक्ट कर लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास सेंसिटिव ऑर्गन आते हैं जो कि हार्ट है, ब्रेन है। और जब इन्फेक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं सेप्सिस में तो ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है, इंतहाई ख़तरनाक है ये बॉडी के लिए।
Sepsis occur when chemical release into bloodstream to fight the infection trigger inflammatory response through the body damage multiple organ system. और सेप्सिस कब होते हैं कि जब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं और वो केमिकल ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाते हैं, वो थ्रू आउट द बॉडी फ्लो करते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को जो है डैमेज कर लेते हैं। तो फिर आपने जो है इसके खिलाफ जो हाई डोज में आपने एंटीबायोटिक लेनी होगी और एक्यूट केस में जो है आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। सुपर इन्फेक्शन, अ न्यू इन्फेक्शन अकरिंग इन अ पेशेंट हैविंग प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अकर इन अ पेशेंट विद वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन के जब अगर किसी इंसान की बॉडी में ऑलरेडी एक इन्फेक्शन हो और उसके बाद एक और भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो इसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। जिस तरह अगर किसी को फ्लू है, जिस तरह ये कोरोना वायरस जो आजकल आया हुआ है, तो उसकी वजह से अगर आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज है और उसी के साथ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए रिस्पिरेटरी सिस्टम का, तो फिर ये हमारे पास सुपर इन्फेक्शन कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरापी, तो एंटी माइक्रोबियल थेरापी का प्रिंसिपल क्या है, ये आपको किस तरह एडवांटेज देते हैं। एंटी माइक्रोबियल थेरापी टेक एडवांटेज ऑफ द बायोकेमिकल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग। तो एंटी माइक्रोबियल थेरापी जो हम यूज़ करते हैं, जो एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, तो ये जो हैं ये किस तरह यूज़ होती है, इसका जो प्रिंसिपल ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल वॉल की मेकअप हैं और इंसान के बॉडी के सेल वॉल की मेकअप, उनमें फ़र्क होता है। जब आप एंटी माइक्रोबियल थेरापी यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन सेल पे जो एक्शन करता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के होते हैं, वो आपके बॉडी सेल पे जो है एक्शन नहीं करता, उसको जो है डैमेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि बायोकेमिकल डिफरेंसेस होती हैं आपके सेल वॉल में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के सेल के मैकेनिज्म और आपके सेल के मेकअप में। एंटी माइक्रोबियल ड्रग आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। और एंटी माइक्रोबियल हमारे पास जो ड्रग हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, क्योंकि ये उनकी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है कि ये सेलेक्टिव टॉक्सिक होते हैं उन सेल के जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ दे हैव द एबिलिटी टू इंजर आर किल एन इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द सेल ऑफ द होल। और यही वजह है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उन सेल को डैमेज करते हैं जो बाहर की तरफ से आपके जिस्म में आते हैं और आप में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। आपके होस्ट सेल या आपके जो हैं जिस पर्सन के सेल को डैमेज नहीं करते। सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट को किस तरह सेलेक्ट कर देंगे। सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट रिक्वायर नोइंग, तो आप उसकी सिलेक्शन करेंगे, इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। क्या? द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी, कि आप में किस ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है आप में डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है या कोई इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये किस ऑर्गेनिज्म ने इसे प्रोड्यूस किया है। तो आपको ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो यूज़ करेंगे। द ऑर्गेनिज्म ससेसिबिलिटी टू अ पर्टिकुलर एजेंट, तो वो ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर एजेंट को तो ससेटेबल नहीं है। ससेसिबिलिटी टू पर्टिकुलर एजेंट क्या है ये आगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं कि आप ये भी चेक करेंगे कि ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल हैं या नहीं है। डिसाइड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का साइट कौन सा है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, यूटीआई है, तो कौन सा आपके पास साइट है, उसके बेस उसको सामने रखते हुए आप एंटी माइक्रोबियल थेरापी जो है वो सेलेक्ट करेंगे। पेशेंट फैक्टर्स भी इसमें आते हैं कि पेशेंट किस फैक्टर्स के साथ है, उसकी एज क्या है, उसका जो है इम्यून सिस्टम लेवल क्या है, तो ये जितनी भी चीज़ें ये पेशेंट फैक्टर्स में आती हैं, इसको देखकर आपने एंटीबायोटिक को जो है सिलेक्शन करनी है। क्योंकि ओल्ड एज के लिए अपने एंटीबायोटिक हैं, उसके डोज के भी डिफरेंस होते हैं, एडल्ट के लिए डिफरेंट डोज होते हैं, फीमेल वगैरह के लिए आगे जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक फैक्टर पढ़ेंगे। सही है। सेफ्टी ऑफ द एजेंट एंड द कॉस्ट ऑफ थेरापी, हाउ एवर सम पेशेंट रिक्वायर एम्पेरिक थेरापी, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रियर टू बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग।
लेकिन कैसा होता है कि कभी कभार हमारे पास एम्पेरिक थेरापी की ज़रूरत होती है कि एक पर्सन जो है वो इन्फेक्शन के साथ आया हुए हैं, उसे सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। तो इस केस में जो है हम इसको नहीं देखते कि उसको किस ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन है या वो उसकी ससेबिलिटी क्या है। तो इसमें हम ज़्यादा चेकिंग नहीं करते और डायरेक्टली जो है उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं ताकि उसका इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं ये बाकी फैक्टर्स। पहला फैक्टर्स हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेंट्रल टू सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर ड्रग। आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर किसी को रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है या जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन है तो आप पहले ये चेक करें कि ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो ये कौन से क्लास से ये बैक्टीरिया जो है बिलोंग करता है, कौन से क्लास से ये बैक्टीरिया का ताल्लुक है। तो उसके लिहाज से जो है आप उसके लिए प्रॉपर ड्रग सेलेक्ट करेंगे। इट इज़ जनरली नेसेसरी टू डू कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर एरॉय एट अ कंक्लूसिव डायग्नोसिस एंड डिटरमिन दी ससेबिलिटी टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो आप जो है कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट क्या है? ये हमारे पास एक टेस्ट है, लेबॉरेटरी टेस्ट हैं, जिसके ज़रिए हम ये मालूम करते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है इसकी मेन रीज़न क्या है, इसमें कौन से क्लास के कौन से स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो हैं वो कि उनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। मीन्स ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव तो उसमें फिर कौन से क्लास से ताल्लुक़ रखती है। पेनिसिलिन जो है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं। तो ये आपको कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के ज़रिए आपको पता चल जाता है। जब आपको पता चल जाते हैं फिर उसी के लिहाज से जो है आप वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं कि जो इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ फ्रूटफुल हो और सही से काम करे। दस इट इज़ इसेंशियल टू ऑब्टेन अ सैंपल कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रियर टू इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो उससे पहले आप सैंपल जो है उसकी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लाजमी किया करें। एम्पेरिक थेरापी प्रियर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आइडियली द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज टू ट्रीट एन इन्फेक्शन इज सेलेक्टेड आफ्टर ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड इज ड्रग सेसिबिलिटी एस्टेब्लिश्ड। कहते हैं कि आइडियली हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है इसके पीछे कौन सी बैक्टीरिया है। जब हमें पता चल जाता है कि ये इस बैक्टीरिया की वजह से तो उसके मुताबिक जो है हम ड्रग सेलेक्ट करते हैं, जो कि वो ड्रग सेलेक्ट करते हैं जिसको वो बैक्टीरिया जो है वो ससेप्टेबल हो और फिर वो उसको इरेडिकेट करने में हेल्प करे। लेकिन हाउएवर इन क्रिटिकल इल पेशेंट सच एज डिले कुड बी फैटल एंड इमीडिएट एम्पेरिक थेरापी इज इंडिकेटेड। और कोई इस तरह का पेशेंट हो जिसमें डिले जो है वो ख़तरनाक हो। इमरजेंसी बेस पे अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि इसको इन्फेक्शन हुआ है तो किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, किस क्लास से उसका ताल्लुक है। तो ऐसे केस में जो है आप ये मालूम नहीं कर सकते और डायरेक्टली आप एम्पेरिक थेरापी जो उसे स्टार्ट कर लेते हैं, उसे एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देते हैं। डिटरमाइनिंग एंटीमाइक्रोबियल सेसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। ये इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक जो आप यूज़ करते हैं तो वो उस बैक्टीरिया जो है उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ अगर एक्शन तो नहीं शो कर रहा, आपने ये चेक करना है कि आपने एंटीबायोटिक जो यूज़ की तो वो उस बैक्टीरिया को किल करता है या नहीं करता। आफ्टर अ पैथोजन इज कल्चर्ड इट्स सेसिबिलिटी टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक सर एज गाइड इन चूजिंग एंटी माइक्रोबियल थेरापी। जब आप कल्चर सेंसिटिविटी कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास किस क्लास ऑफ बैक्टीरिया की वजह से जो है इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ है। तो उसके लिए फिर आप स्पेसिफिक एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हैं, वो एंटीबायोटिक जिसको ये बैक्टीरिया जो है वो ससेप्टेबल हो और फिर जो है वो एंटी माइक्रोबियल थेरापी आप स्टार्ट कर लेते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक वर्सेस बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, एक बैक्टीरियोस्टेटिक्स और दूसरा बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग कौन सी? विच अरेस्ट द ग्रोथ एंड रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोस्टेटिक वो जो ग्रोथ एंड रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को स्टॉप कर लेती, उसको किल नहीं करते लेकिन उसकी ग्रोथ और जो है रिप्लिकेशन को स्टॉप करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल एजेंट विच किल बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोसाइडल हमारे पास वो एजेंट जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं लिनजोलिड। लिनजोलिड इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस एरस। दे आर
अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस आयरस जो है ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टेटिक है। मींस अगर कोई इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस आयरस की वजह से है तो उसके खिलाफ अगर हम लिंजोलिस्ट यूज़ करें तो वो उसके रिप्लिकेशन और ग्रोथ को स्टॉप कर लेगा। लेकिन यही लिंजोलिट हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बट इज बैक्टीरियोसाइडल अगेंस्ट मोस्ट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। लेकिन हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया जो हैं उसके खिलाफ लेंजुलिट जो हैं वो हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है। तो ये बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। Minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration is the lowest concentration of antibiotic that inhibit bacterial growth. तो आपके पास मिनिमम क्वांटिटी, वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एंटीबायोटिक जो स्लो करती हैं, इनहिबिट करती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, उसको कहते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी द क्लिनिकली obtainable in antibiotic concentration in body fluid should be greater than मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अगर आप जो है इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल थेरेपी करते हैं, आप ये चाहते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो इफेक्टिवली ख़त्म हो जाए, तो आप मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन में आप एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करेंगे। मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन। मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन इज़ द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट रिजल्ट इन 99.9% डिक्लाइन इन कॉलोनी काउंट आफ्टर ओवरनाइट ब्रॉथ डिल्यूशन इंक्यूबेशंस। कहते हैं मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन आपके पास वो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक हैं जो आपके पास फुल बाई फुल बैक्टीरिया को जो है किल कर ले, ख़त्म कर ले। इफेक्ट ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑन थेरेपी। तो साइट ऑफ इंजेक्शन जो है वो थेरेपी पे उसका क्या इफ़ेक्ट है ये भी हमने चेक करना है। मींस ये हमने पहले देखना है कि साइट ऑफ इंजेक्शन कौन सा है, उसी के लिहाज जो है हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। द ब्लड ब्रेन बैरियर, दिस बैरियर इज फॉर्म बाय द सिंगल लेयर ऑफ टेल लाइक एंडोथेलियल सेल्स फ्यूज्ड बाय टाइट junctions that impede entry from the blood to the brain of virtually all molecule except those। कहते हैं कि हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियल सेल जो हमारे पास हैं वो टाइट जंक्शन होता है और वो ब्लड के जो कंटेंट्स मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लड में उसको पास होने नहीं देता, लेकिन स्मॉल और लिपोफिलिक मॉलिक्यूल जो हैं वो सिर्फ पास होते हैं, बाकी पास नहीं होते। तो क्या होता है, द पेनिट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन दी CSF इज पार्टिकुलर इन्फ्लुएंस बाय द फॉलोइंग फैक्टर। तो आपने जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो अटेन करना है, उसके लिए आप एंटीबैक्टीरियल एजेंट यूज़ करेंगे। तो वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को वो करे, पास करे, ब्लड ब्रेन बैरियर में चले जाए, तो उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनमें ये होने चाहिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग होने चाहिए सच एज क्विनोलिन्स एंड मेट्रोनिडाजोल हैव सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन इनटू द CNS। अगर वो लिपिड सॉल्युबल होंगे तो वो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होंगे और आपके ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस कर सकेंगे। और इसके एग्जांपल क्विनोलिन्स हैं जो कि एंटी मलेरियन है, और मेट्रोनिडाजोल हमारे पास फ्लैजिल है। In contrast, beta-lactam antibiotics such as penicillin are ionized at physiological pH and have low solubility in liver। लेकिन हमारे पास जो है एम्पिसिलिन, बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन वगैरह जो हमारे पास हैं वो फिजियोलॉजिकल pH उस पर आयनाइज हो जाते हैं और लिपिड में जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। दे देयरफॉर हैव लिमिटेड पेनिट्रेशन थ्रू द इंटेक ब्लड ब्रेन बैरियर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और ये हमारे पास जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसमें इंटर नहीं हो सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल वेट ऑफ द ड्रग, मॉलिक्यूलर वेट भी होना चाहिए। अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, अगर लो मॉलिक्यूलर वेट है तो वो क्रॉस कर सकते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, अगर वो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है, प्रोटीन के साथ बाइंड हो सकते हैं, तो वो जो है वो भी इफेक्ट करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में एंट्री को। और जब कोई ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर में इंटर हो जाता है तो उसका एक्शन जो है वो CNS में बहुत ज़्यादा होता है।
पेशेंट फैक्टर्स कौन से हैं जो कि हमारे पास एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक सिलेक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। इम्यून सिस्टम, पेशेंट का आपने इम्यून सिस्टम चेक करना है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो किस लेवल पर है, वो स्ट्रांग है या वीक है। रेनल डिसफंक्शन आपने चेक करनी है, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं उसकी रिलीज जो है वो थ्रू रेनल होती हैं, थ्रू किडनी होती हैं, तो आपने रेनल फंक्शन भी चेक करना है। अगर रेनल डिसफंक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक के सिलेक्शन में जो है एहतियात करनी होगी। सीरम क्रिएटिनिन लेवल आर फ्रीक्वेंटली यूज एज एन इंडेक्स ऑफ रेनल फंक्शन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रग रेमेंट। और जब आप किसी पेशेंट के लिए ड्रग सेलेक्ट करते हैं तो आप सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाता है कि रेनल फंक्शन जो है वो किस लेवल पर है। हेपेटिक डिसफंक्शंस, अगर हेपेटिक डिसफंक्शन भी आप चेक करते हैं, अगर किसी को हेपेटिक डिसफंक्शन है, किसी का लीवर सही फंक्शन नहीं करता, तो फिर भी आपने एंटीबायोटिक के सिलेक्शन में जो एहतियात करनी होगी। पोर परफ्यूजन जो है, टिश्यूज़ परफ्यूजन सही है या नहीं सही, इसको भी आपने देखना है। एज को भी देखना है, क्योंकि बच्चों में एंटीबायोटिक अलग हैं, बड़ों में अलग हैं, और जो है ओल्ड एज में अलग होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के अलग एंटीबायोटिक हैं, उनकी जो है रिस्ट्रिक्शंस जो हैं होती हैं। तो एज के हवाले से आपने देखना है। प्रेगनेंसी में भी देखने, कुछ एंटीबायोटिक हमारे पास जो है वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं देते, क्योंकि उनके जो है फिटस पे जो है हेजर्डस एक्शंस होती है, उसको नुकसान होता है फिटस में, प्लेसेंटा वगैरह को जो है ये डैमेज कर सकते हैं। और लैक्टेटेड मदर, वो मदर जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसके दौरान भी जो है आपने एंटीबायोटिक के सिलेक्शन में एहतियात करनी होगी, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास एंटीबायोटिक जो होते हैं वो कभी कभार थ्रू मिल्क जो है वो बच्चों में जा सकते हैं, जो कि हार्मफुल हैं बच्चों के लिए। सेफ्टी ऑफ द एजेंट एंड कॉस्ट ऑफ थेरापी, आपने सेफ्टी ऑफ एजेंट भी देखना है कि जो एंटीबायोटिक आप यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ हैं या नहीं सेफ़, और कॉस्ट ऑफ थेरापी भी चेक करनी है। ऐसा ना हो कि कोई गरीब पेशेंट हो, कोई पुअर पेशेंट हो, और आप जो है उसके लिए हाई एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक जो है वो लिख ले। तो एंटीबायोटिक वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो ट्रीट हो या ना हो, लेकिन उसका कॉस्ट इतना इफेक्टिव होता है कि वो जो है वो ड्रग्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, और उसकी जो है सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने एंटीबैक्टीरियल थेरापी जो है, एंटीमाइक्रोबियल थेरापी यूज़ करते हैं, तो आपने कास्ट को भी देखना होता है, उस पर ख़र्चा कितना आता है। ये हमारे पास प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है इसका साइकिल के थ्रू शो किया गया है कि डिटरमाइन आप किस तरह करेंगे कि प्रोबेबल साइट ऑफ इन्फेक्शन साइट कौन सा है। उसके बाद जो है फिर आप आते हैं, ये पहले आप देखते हैं कि इन्फेक्शन साइट कौन सा है, इन्फेक्शन साइट। फिर उसके बाद आते हैं अपटेन, उसके बाद आप क्या करते हैं कि अपटेन कल्चर इंक्लूडिंग ब्लड, तो आप उसके ब्लड जो है वो ले उसको कल्चर कर ले, फिर आपको पता चल जाएगा। बिगिन एम्पेरिकल थेरापी आप बिगिन करें एट 3 डेज जो है। देखो, अगर पेशेंट जो है वर्सन है, पेशेंट की कंडीशन खतरनाक है, तो आप जो एम्पेरिकल थेरापी बिगिन कर लेते हैं, वरना जो आपके पास जो कल्चर है उसके 3 दिन के बाद आपके पास ग्राम स्टेन आ जाती हैं, तो नेगेटिव आर कॉलोनाइजेशन, या तो जो है आपका कल्चर सेंसिटिविटी वो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव नहीं है तो उसमें जो है कॉलोनीज वगैरह बन जाती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये ब्लड पर्सन जो है इसको इन्फेक्शन है, तो किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया से हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक, व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक? स्पेक्ट्रम कहते हैं उस रेंज को जिस रेंज में जो है आपके पास एंटीबायोटिक इफेक्टिव होती हैं बैक्टीरिया के खिलाफ। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिस तरह आइसोनाइज्ड इज एक्टिव ओनली अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो टाइप ऑफ एंटीबायोटिक हैं जो एक ख़ास बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसका इफेक्शन जो है वो ख़ास बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि आइसोनाइज्ड जो हमारे पास एंटीबायोटिक हैं वो सिर्फ यूज़ होती हैं माइकोबैक्टीरिया के ख़िलाफ़। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एम्पिसिलिन एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक जो हमारे पास एक एक्सटेंट लेवल तक जो हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ होते हैं। इस यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, किस चीज़ का एग्जांपल दिया है? एम्पिसिलिन का, कि एम्पिसिलिन को हम यूज़ करते हैं ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़, और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से एंटीबायोटिक होते हैं? वो एंटीबायोटिक होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ हम उन्हें यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल इफेक्ट अवॉइड वेराइटी ऑफ माइक्रोबियल स्पेशी। तो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल जो है ये हमारे पास वाइड वेराइटी जिसमें ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन के खिलाफ जो है हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये आपको थ्रू डायग्राम जो है बताए गए हैं कि कौन से एंटीबायोटिक जो है वो हम किस किस इन्फेक्शन के खिलाफ यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रग इन सेम डोज। कहते हैं कि हमारे पास जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरिया वगैरह अगर वो रेजिस्टेंस शो करे एंटी बायोटिक के खिलाफ तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। व्हेन द ड्रग लूज द एबिलिटी टू आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड द माइक्रोब्स गेन द एबिलिटी टू सर्वाइव इन। जब हमारे पास ड्रग्स की एबिलिटी लूज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट या किल करने में, या हमारे पास बैक्टीरिया जो हैं माइक्रोब जो हैं उनमें ये एबिलिटी आए कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स जो हैं अपनी सर्वाइव कर सके, वो ड्रग जो पहले उनके लिए जो हेजार्डस थी, पहले उनके लिए ससेप्टेबल थी, लेकिन अब जो उसके ख़िलाफ़ जो है बैक्टीरिया जो है वो उनकी सर्वाइव हो रही है, उसकी डिवीज़न हो रही है, इसके बावजूद कि आपने जो है एंटीबायोटिक ली हुई है, तो इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। Intrinsic resistance is the innate ability of bacterial species to resist activity of a particular antimicrobial drug. This can also be called insensitivity since it occurs in organisms that have never been susceptible to that particular drug. तो आप जो हैं ये इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस क्या है कि जब हमारे पास एक बैक्टीरिया में शुरू से एक बैक्टीरिया में इस टाइप की रेजिस्टेंस है कि वो एक ख़ास एंटीबायोटिक जो है वो उस पर असर नहीं करता। अगर कोई भी एंटीबायोटिक वो इंसेंसिटिव है वो उस एंटीबायोटिक को, तो उसमें जो है आप वो एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उस बैक्टीरिया पे और उसका ग्रोथ जो है वो उसी तरह कंटिन्यू होगी। तो इस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस को कहते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। लैक ऑफ एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर अ बैक्टीरियल टारगेट, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एज द लेटरल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन इन अ सेल वॉल। तो इस तरह कुछ इस तरह एंटीबायोटिक होती है जिसकी एफिनिटी नहीं होती बैक्टीरिया को, कहते हैं मीन्स कि उसके केमिकल मेकअप में चेंजेस होती हैं। तो वो अगर आप उसको बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ करें, अगर उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ उसकी एफिनिटी नहीं होगी तो वो जो है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। सही है। तो उस टाइप आप कहते हैं कि लेक ऑफ एफिनिटी के। तीसरा टाइप हमारे पास है इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू द बैक्टीरियल सेल। फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नेचुरल रेजिस्टेंस टू वेनकोमाइसिन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है हमारे पास वो नेचुरल रेजिस्टेंस है वेनकोमाइसिन को और पेनिसिलिन जी एंड वी को, बिकॉज ऑफ इन एबिलिटी टू पेनिट्रेट आउटर मेम्ब्रेन। कुछ ड्रग्स जो हैं हमारे पास वो इनएक्सेसिबल होते हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल को क्रॉस कर सके या बैक्टीरियल को के अंदर जा सके और उसको डैमेज कर सके। और इसकी एग्जांपल ये है कि वेनकोमाइसिन और पेनिसिलिन, इसको हम ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ जो है यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो जो हमारे पास हैं वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया को क्रॉस कर सके, ये एबिलिटी उनमें नहीं होती। Acquired resistance means when microbes gain the ability to grow in the presence of drug. Acquired resistance develops when microorganism no longer responds to a drug which they were previously susceptible. Acquired resistance क्या है कि वो resistance जो वक़्त के साथ एक बैक्टीरिया जो है अपने अंदर क्रिएट करे। जिस तरह इसकी एग्जांपल ये है कि टाइफाइड के ख़िलाफ़ हम जो एंटीबायोटिक यूज़ करते थे आजकल वो इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन हमारे पास टाइफाइड बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी के आ गए हमारे पास, सैल्मोनेला टाइफी के कि वो जो हैं उनमें रेजिस्टेंस एक्वायर्ड हुआ है। तो वो ड्रग्स जो पहले जो है हम इसके ख़िलाफ़ यूज़ करते थे, पहले जो इस बैक्टीरिया को डैमेज करते इसको ख़त्म करते थे, लेकिन आजकल वो ड्रग जो है इफ़ेक्टिव नहीं है इनके ख़िलाफ़, तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस।
Beta lactamase activity. This family of enzyme hydrolyze the cyclic amide bond of beta lactam ring, which result in loss of bactericidal activity. This family of enzyme hydrolyze the cyclic amide bond of beta lactam ring, which result in loss of bactericidal एक्टिविटी। तो कहते हैं कि कुछ हमारे पास बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी आ गई जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस हो गए हैं कि उसकी वजह से जो है उसकी बदौलत जो है आप एंटीबायोटिक अब उसके ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। एल्टर प्रोटीन बाइंडिंग्स प्रोटीन मॉडिफाइड प्रोटीन बाइंडिंग्स प्रोटीन और लोअर एफिनिटी फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ऐसा है कि हमारे पास पहले बैक्टीरिया के सेल वॉल पे या बैक्टीरिया के ऊपर जो है एक्सटीरियर हमारे पास प्रोटीन्स बाइंडिंग हमारे पास साइट्स होते थे, लेकिन अब वो जो हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं। तो उसकी वजह से आपके पास जो एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच ही नहीं हो सकती, उसके ऊपर नहीं एक्शन नहीं कर सकती। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक्स जो हैं हम यहाँ पे आप देख ले, इस पहले उसमें अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट डे जो है ये इंक्रीज़ हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे एंटीबायोटिक डाल दी। अगर ये बैक्टीरियोसाइडल है तो इस कंटेनर को देखिए यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक वो बैक्टीरियोसाइडल थी, उसने जो है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दिया। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है कि यहाँ पे जो है हमारे पास पहले कितने 3 एंड से यहाँ पे 7 बैक्टीरिया है, इसके ऊपर जो है आप यहाँ पे डालते हैं एंटीबायोटिक को, तो बैक्टीरियोस्टेटिक हो गया है कि इनका ग्रोथ जो है वहीं पे रुक गया है, वही 7 के 7 हमारे पास बैक्टीरिया हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे शो किया गया है कि रेजिस्टेंस कौन सा है कि इंसेंटिव रेजिस्टेंस के यहाँ पे आपने एंटीबायोटिक तो डाल दिए लेकिन ये रेजिस्टेंस है इनमें, तो क्या होते हैं कि इनकी ग्रोथ वही उस तरह है, ये ग्रोथ हो रही है, उसकी डिवीजन हो रही है, ये जो है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, एंटीबायोटिक कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा। और दूसरे में हमारे पास क्या है कि सेंसिटिविटी कि आप यहाँ पे जो है स्टेन आपने यहाँ पे डाल दिया है, सही एंटीबायोटिक में एंटीबायोटिक आपने डाल दी, तो क्या हुआ कि उन्होंने एक्वायर्ड रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लिया, खुद को चेंज कर लिया, और यहाँ पे देखो अलर्ट ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होगी क्योंकि इन्होंने खुद को चेंज कर लिया, और जब आपकी जो है एंटीबायोटिक उसके ऊपर करामद नहीं है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हमारे पास कौन कौन से कॉमन माइक्रोबियल काजिंग डिजीज़ जो है बैक्टीरिया, तो इसके खिलाफ हम एंटी बैक्टीरियल यूज़ करते हैं, वायरस इसके खिलाफ एंटी वायरल यूज़ करते हैं, फंजाई इसके खिलाफ हम एंटी फंगल यूज़ करते हैं, प्रोटोजोवा के खिलाफ एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स यूज़ होते हैं। हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक क्या है? बिफोर अ पेंसिलिन इंट्रोडक्शन देयर वाज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन, कि जब पेंसिलिन हमारे पास नहीं आया था तो इससे पहले जो है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कोई इस तरह इफेक्टिव ड्रग्स नहीं हुआ करते थे, और छोटे छोटे इन्फेक्शन जो है वो ह्यूज इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते थे, और जो है लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, बहुत से डेथ होते थे इन्फेक्शंस की वजह से। इन 1928 पेनिसिलिन द फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 1928 में हमारे पास पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है पेनिसिलिन को। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आपको याद होना चाहिए। वो बैक्टीरियोलॉजी के प्रोफेसर थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ बिट disorderly in his work. He left his petri dishes uncovered. Upon returning from holidays, he noticed that a fungus, Penicillium notium, ये फंगस का नेम है, had contaminated a culture plate of Staphylococcus bacteria। अच्छा, इस स्लाइड का खुलासा ये है कि ऐसा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसने जो है कल्चर रखा हुआ था स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का एक कल्चर रखा हुआ था, तो उसने जो है वो काम दरमियान में छोड़ा और हॉलीडे पे चले गए। जब वो वापस आए तो क्या हुआ था कि क्या देखते हैं कि उसमें पेनिसिलियम नोटियम उसमें वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए हैं। देखो ये उसका कल्चर था, उसका कल्चर, इसमें जो है बहुत से बैक्टीरियाज हैं, ये कल्चर हैं, इसमें बहुत से बैक्टीरियाज हैं, ये कल्चर इसने छोड़ दिया। इस तरह वो चले गए पिकनिक के पे। जब हॉलीडेज की बात आते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें यहाँ हमारे पास जो है बहुत से फंगस वो प्रोड्यूस हुई हैं, और उस फंगस ने जो है बैक्टीरिया को ख़त्म किया हुआ है।
फंगस, कुछ बहुत से फंगस प्रोड्यूस हुई, उसने वो प्लेट को ख़राब किया हुआ था, गंदा किया था, और जो है उसने बैक्टीरिया को है ख़त्म कर लिया था। तो इससे इसको आइडिया हुआ कि हाँ, फंगस जो है उसको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने में, और इसी तरह जो हमारे पास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई। फ्लेमिंग आइसोलेटेड एंड ग्रू द मोल्ड इन अ प्योर कल्चर, ही फाउंड दैट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, हम एंटीबायोटिक को किस तरह क्लासीफाई करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक जो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, पेनिसिलिन उसमें आता है, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स, मोनोबैक्टम्स एंड ग्लाइकोपेप्टाइड। इस तरह हमारे पास वो एंटीबायोटिक जो प्रोटीन को सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं वो हमारे पास क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोक्लोराइड। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये स्लाइड जो है ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं ये स्लाइड, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज आते हैं कि पेनिसिलिन किस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है, तो वो इनहिबिट सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। आपके पास आता है कि टेट्रासाइक्लिन किस तरह काम करते हैं, वो प्रोटीन को इनहिबिट करता है टेट्रासाइक्लिन। आपके पास क्यूनुलिन जो है वो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम सेल वॉल सिंथेसिस को सिर्फ पढ़ते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस। तो किस तरह के वो एंटीबायोटिक, ये हमारे पास एंटीबायोटिक आपको नज़र आ रहा है, एंटीबायोटिक जो दी गई ये सेल वॉल की सिंथेसिस को जो इनहिबिट करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किस तरह के, प्रोटीन या हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं जो कि सेल डिवीजन में के किरदार करें, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे पास ड्रग हैं एंटीबायोटिक, ये क्या काम करते हैं, ये आरएनए की प्रोडक्शन वगैरह को ख़त्म कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को है उसको ख़त्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक क्लास हम पढ़ेंगे। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स कौन से हैं? पेनिसिलिन आर एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल स्ट्रेन ऑफ कॉमन मोड्स। पेनिसिलिन जो हम कॉमन मोड से इसको हम सेपरेट करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो सेल वॉल को इनहिबिट करता है। ऑल पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन है बीटा लैक्टम, और तमाम सेफेलोस्पोरिन और जो है पेनिसिलिन उसमें बीटा लैक्टम जो है हमारे पास चेंज होते हैं, इसको क्या ये बीटा लैक्टम चेंज है। तो सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन दोनों में ये होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए पेनिसिलिन, नेचुरल पेनिसिलिन जी एंड वी को हम नेचुरल पेनिसिलिन कहते हैं। अमाइनो पेनिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन एंड एम्पेसिलिन को अमाइनो पेनिसिलिन कहते हैं, जिसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है। एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जो पेनिसिलिन को, वो बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो उसमें हम एंटी स्टेफिलोकोकल जो यूज़ करते हैं। एंटी सोडोमोनल हमारे पास हैं, और इस तरह पिपरासिलिन या टेजोबैक्टम हमारे पास है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन का और सेफेलोस्पोरिन का एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या है? द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड अपॉन एंजाइम नेज एंड ट्रांसपेप्टाइडेज। कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास अगर इन्फेक्शन काज करे और उसके बाद वो इन्फेक्शन के बाद वो अपने सेल ग्रोथ करे, सेल के डिवीजन करे, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल प्रोडक्शन में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एंजाइम यूज होता है जो जिसका नेम है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। दिस एंजाइम क्रॉस लिंक पेप्टिडोग्लाइकेन टू फॉर्म रिजिड सेल वॉल। और ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन के चेंज को क्रॉस चेंज हमारे पास बनाता है, और इस तरह जो है ये क्या काम करता है, इस तरह जो है ये एक कम्पैक्ट जो है सेल्स वॉल बना देता है आपके पास बैक्टीरिया का। पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज, और पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन क्या करते हैं कि वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर लेता है। तो ब्लॉक कर लेते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और आपको इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाता है। इंपॉर्टेंट टू नो, दे आर इनएक्टिव एजेंट अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म लेकिंग ऑफ सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे देखो, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन उन बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं करते जिसमें हमारे पास सेल वॉल लीक होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है माइकोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वायरस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होता, तो इसके खिलाफ पेनिसिलिन जो है वो काम नहीं कर सकते।
Production of autolysin, many bacteria particularly the gram positive cocci produce degradative enzyme। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो खुद के ऊपर जो है एक लेयर सा बना लेता है डिग्रेडेटिव एंजाइम का, जिसको कहते हैं ऑटोलाइसिन। एंड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज रिजल्ट ऑफ बोथ इनहिबिशन। और पेनिसिलिन जो है वो हमारे पास दोनों के खिलाफ काम करता है। पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल को भी इनहिबिट करता है और इस तरह हमारे पास ऑटोलाइसिन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। इन जनरल ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल दैट आर इजीली रीच बाय पेनिसिलिन एंड देयरफॉर दे आर वेरी इजीली टारगेटेड। और हमारे पास जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जितने भी हैं उसमें हमारे पास सेल वॉल होता है और यही रीज़न है कि पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव सेल बैक्टीरिया के खिलाफ वेरी इफेक्टिव हैं। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव वाटर फिल चैनल्स कॉल्ड पोरेंस टू ड्रग एंट्री। और ग्राम नेगेटिव में हमारे पास वाटर स्पॉन्ज होते हैं, स्मॉल जो है पोर्स होते हैं उसके सेल वॉल में, और उसके पोर्स के थ्रू जो है हमारे पास ड्रग जो है वो एंट्री करते हैं। तो वो ड्रग्स जो ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ यूज़ होते हैं वो एंट्री करते हैं थ्रू इन पोर्स के थ्रू वो एंट्री करते हैं बैक्टीरिया के सेल में। Penicillin resistance, penicillin are inactivated by beta lactamase penicillin that are produced by resistance bacteria। तो पेनिसिलिन जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस पेनिसिलिन के खिलाफ कहाँ पे होती हैं, बीटा लैक्टेमेस पेनिसिलिन। बीटा लैक्टेमेस एक एंजाइम है जिसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती हैं, और जब वो उसे प्रोड्यूस कर लेती है तो वो पेनिसिलिन के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस शो करती हैं। तो इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया में जो है आप पेनिसिलिन पर यूज़ नहीं करते। एंटीस्टेफिलोकोकस पेनिसिलिन, मेथिसिलिन, नेफेसिलिन, ऑक्सीसिलिन, डिक्सिलिसिलिन, बीट और बैक्टीरिया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स हैं, और ये जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं तो इस केस में जो है पेनिसिलिन कोई काम नहीं करता। Their use is restricted to treatment of infection caused by penicillin। और हमारे पास वो इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंस या पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस, अगर कोई बैक्टीरिया इस टाइप का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करे हमारे पास इन्फेक्शन, तो उसके खिलाफ हम पेनिसिलिन यूज़ करें, पेनिसिलिन यूज़ नहीं कर सकते। क्लेवेलिनिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम और बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। और फिर वो टाइप ऑफ इन्फेक्शन जिसमें हमारे पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूसिंग हो जाती है, स्टेफिलोकोकाई होती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। सल्बेक्टम, क्लेवेलिनिक एसिड, टेजोबेक्टम, ये वो टाइप ऑफ एंटीबायोटिक हैं जो हम उन बैक्टीरिया में यूज़ करते हैं जो कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हैं। एंटीसोडोमोनल पेनिसिलिन, piperacillin, tetracycline are called anti-pseudomonal penicillin because of their activity against Pseudomonas aeruginosa। तो Pseudomonas aeruginosa एंटीबैक्टीरिया के खिलाफ हमारे पास कौन से पेनिसिलिन कार आमद हैं, एंटीसोडोमोनल पेनिसिलिन। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसके ऊपर सेल वॉल होता है अगर वो आपको इन्फेक्ट करे तो उसके खिलाफ आप पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। स्टेफिलोकोकस कोकल इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो हमारे पास इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमारे पास फेरेंजाइटिस आता है, साइनोसाइटिस इन्फेक्शन ऑफ साइनस, ओटाइटिस मीडिया हमारे पास आता है जो कि ईयर इन्फेक्शन है, और सेलुलाइटिस इन्फेक्शन। तो इन इन्फेक्शन के खिलाफ जो है हम पेनिसिलिन को यूज़ करते हैं। सायोफिलस इन्फेक्शन के खिलाफ भी यूज़ करते हैं, एंड डिफ्थीरिया के खिलाफ हम यूज़ करते हैं पेनिसिलिन को। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन कौन से हैं, जो कि सेल वॉल इनहिबिटर प्रोटीन एंटीबायोटिक हैं। स्किन रेशिस, आर्टिसीरिया, ये आपके स्किन रेशिस आ सकते हैं, आर्टिसीरिया थे। एडवर्स रिएक्शन कौन से होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। एडवर्स रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होते, जो अगर ड्रग कोई ओवर यूज़ हो जाए या ड्रग आपके गलत रिएक्शन कर ले तो इसको कहते हैं एडवर्स रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी, अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ पेशेंट्स हैव सम काइंड ऑफ रिएक्शन रेंजिंग फ्रॉम रेशिस, एंजियोडेमा, मार्च स्वेलिंग ऑफ लिप्स एंड
हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं कि कुछ पर्सन जो हैं वो एलर्जिक हो जाते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं ड्रग्स को, और उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साइन सिस्टम होते हैं। 5% जो है पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है, और उसमें एंजियो एडिमा आ जाते हैं जिसमें मार्क स्वेलिंग ऑफ लिप होती है, टंग होती है, एनाफाइलेक्सिक शॉक होते हैं, क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन अकर एमंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। और ये हमारे पास बीटा लैक्टेमेज एंटीबायोटिक में जो है वहाँ पे आपके पास क्रॉस वो होती हैं, इसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन होते हैं कि आपका बॉडी जो है वो एबनॉर्मल रिस्पांस शो कर देता है ड्रग को। डायरिया इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट इज कॉज्ड बाय डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कभी कभार हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल फ्लोरा जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है उसको इफेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको डायरिया हो जाते हैं। तो ये एडवर्स रिएक्शन है एंटीबायोटिक का। अब यहाँ पे आते हैं सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये भी सेल वॉल पे इफेक्ट करते हैं, सेल वॉल को इनहिबिट करता है, और ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। सेफेलोस्पोरिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस नेम एज सेफेलोस्पोरियम एक्रोमियम बाय डॉक्टर अब्राहम इन 1948। इसको फर्स्ट टाइम जो है डॉक्टर अब्राहम ने 1948 में सेफेलोस्पोरियम फंगस से आइसोलेट किया। When used in therapy, अच्छा, these are bactericidal antibiotic। ये हमारे पास जो हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक हैं। दे किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन यूज इन थेराप्यूटिक डोज। अगर आप इसको थेराप्यूटिक डोज में यूज़ करें तो ये आपके पास बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि सेफेलोस्पोरिन हैव अ बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। मोड ऑफ एक्शन इसका ये है जो पेनिसिलिन का है कि ये हमारे पास सेल वॉल को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास फर्स्ट जनरेशन द ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ ऑल फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ड्रग इज अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सच एज सेफाजोलिन सेफेड्रिन। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन की वो क्लास हैं जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़ यूज़ होती हैं। ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास स्टेफ्लोकोकाई, तो वो इन्फेक्शन जो स्टेफ्लोकोकाई की वजह से हो उसमें हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सेफाजोलिन, सेफेड्रिन एंड सेफेलक्सिन आते हैं। ये जनरेशन्स क्या होते हैं? फर्स्ट जनरेशन तो जैसा आपका जनरेशन जो है वो आगे जाता है, जिस तरह सेकंड थर्ड जाते हैं तो उसके साथ साथ जो है आपका जो ड्रग है वो इफेक्टिव होता जाता है, वो एडवांस होता जाता है एंटीबायोटिक। सेकेंड जनरेशन ड्रग हैव मोर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सेकेंड जनरेशन हमारे पास वो हैं जिसके जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। सेकेंड जनरेशन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव, जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंट्रोबैक्टर एरोजेनेसा आता है। In a comparison to first generation, the gram positive organism spectrum is less than first generation। और ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास जो है सेकेंड जनरेशन इज़ वेरी इफेक्टिव। सेकेंड जनरेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये हमारे पास जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इतना इफेक्टिव नहीं है। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास इस टाइप ड्रग्स आते हैं, दैट इज सेफेमेंडोल, सेफेटोक्सिन, सेफेक्लॉर एंड सेफपोडाक्सामाइन। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ड्रग्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और ये भी एमसीक्यूज हैं कि थर्ड जनरेशन के जो हमारे पास एंटीबायोटिक हैं सेफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन वो ग्राम पॉजिटिव हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ जो है यूज़ होते हैं। उसमें ड्रग हमारे पास आते हैं सेफेक्टाक्साम, सेफ्ट्रैक्सोन ये अक्सर यूज़ होते हैं। सेफ्ट्रैक्सोन हम यूज़ करते हैं, सेफेटिज़ाइम एंड सेफेक्साइम। तो ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक हैं। फोर्थ जनरेशन दे आर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दे आर रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टेमेज। तो ये हमारे पास बीटा लैक्टेमेज के खिलाफ भी जो है अपना काम करते हैं। ये एडवांस जनरेशन है। इसमें आप हमारे पास आते हैं सेफिपाइम इसमें आता है। फिफ्थ जनरेशन भी है
Ceftriaxone and ceftobiprole are broad spectrum advanced generation cephalosporin that is administered IV। तो ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसको हम IV इन्फ्यूज़ करते हैं। They are only commercially available beta-lactam in the United States with activity against MRSA and indicated from the treatment of। और ये सिर्फ और सिर्फ जो हैं US यूनाइटेड स्टेट में ये अवेलेबल हैं और ये अगेंस्ट मार्सा यूज़ होते हैं। मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस आयरस, मार्सा स्टैंड फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस आयरस, उसके ख़िलाफ़ जो है हम इसको यूज़ करते हैं 5th जनरेशन को। ये जो ड्रग्स हमारे पास है और ये कॉम्प्लिकेटेड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, उसमें अगर आपको स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं 5th जनरेशन को। इम्पॉर्टेंट अबाउट सेफेलोस्पोरिन, The cephalosporin are beta-lactam antibiotic that are closely related both structurally and functionally to penicillin। ये हमारे पास बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक जो बीटा-लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं और पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस शो करती हैं, तो उस केस में आप जो है सेफेलोस्पोरिन यूज़ करेंगे। ये 1st जनरेशन सेफेलोस्पोरिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन। 3rd जनरेशन जो है वो हमारे पास अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए यूज़ होता है। सेफिपाइम इज क्लासिफाइड एज 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली। सेफिपाइम को आपने पेरेंटली देना है, इसको आप ओरली नहीं दे सकते। पेरेंटल रूट्स किसे कहते हैं? वो रूट जिसमें हमारे पास IV अगर कोई चीज़ हम देख ले जो ओरल ना हो, उसको पेरेंटल रूट कहते हैं। सेफ्ट्रोलोइन इज अ 5th जनरेशन एंड इज इफेक्टिव अगेंस्ट मार्सा। और सेफ्टारोलिन जो है हमारे पास ये 5th जनरेशन और ये मार्सा। मेथिसिलिन मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस आयरस के खिलाफ जो हमारे पास ये यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी, रियली एनाफाइलेक्सिस, हाइपर सेंसिटिविटी भी प्रोड्यूस करते हैं। द पेशेंट में बी इन्फॉर्म दैट डायरिया इज कॉमन प्रॉब्लम काज बाय एंटीबायोटिक यूजुअली एंड विद एंटीबायोटिक इज डिसकंटिन्यूड। और इसके साथ डायरिया भी होता है, लेकिन आपने पेशेंट को बताना होगा कि जो डायरिया जो है ये जब तक आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे आपको डायरिया होगा, जब आप एंटीबायोटिक यूज़ करना बंद कर लें तो आपका जो डायरिया वो ठीक हो जाएगा। क्रॉस एलर्जी भी सेफेलोस्पोरिन इशू के साथ हो सकती है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी अक्सर कम होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपकी किडनी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कार्बापिनिम्स हमारे पास आते हैं। कार्बापिनिम्स आर क्लास ऑफ हाईली इफेक्टिव एंटीबायोटिक एजेंट कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर और हाई रिस्क बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये हमारे पास सीवियर या हाई रिस्क बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हम कार्बापिनिम यूज़ करते हैं। दिस क्लास ऑफ एंटीबायोटिक इज यूजुअली रिजर्व फॉर नॉन एयर ससेप्टेड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपके पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें वो बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग को रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो उस केस में हम कार्बापिनिम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई रिस्क बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। हाउएवर दिस एजेंट इंडिविजुअली एग्जिबिट अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कंपेयर टू मोस्ट सेफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन। लेकिन हम इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इसका नहीं है, हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते। जितना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम सेफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन का है उतना इसका नहीं है। फर्दर मोर कार्बापिनिम आर टिपिकली अनइफेक्टेड बाई इमर्जिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इवन टू अदर बेटा लैक्टम। कार्बापिनिम आर टिपिकली अनइफेक्टेड बाई इमर्जिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर कोई इमर्जिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जो कि अभी अभी कोई रेजिस्टेंस बॉडी में बैक्टीरिया ने शो किया है, तो उस केस में आप जो है ये यूज़ करेंगे लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दे आर अनइफेक्टेड। यूज़ ऑफ कार्बापिनिम इंट्रा एब्डामिन इन्फेक्शन, हम इसको इंट्रा एब्डामिन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, नमूनिया में, ब्लड स्ट्रेन इन्फेक्शन, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जिसमें हम कार्बापिनिम हम यूज़ करते हैं। इसकी साइड इफेक्ट नाजिया, वोमिटिंग, रेशेस आर कॉमन साइड इफेक्ट एंड रेयरली सीजर हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। मोनोबैक्टम आर मोनोसाइक्लिक एंड बैक्टीरियली प्रोड्यूस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये हमारे पास मोनोसाइक्लिक हैं, ये मोनोबैक्टम ये मोनोसाइक्लिक हैं और ये थ्रू बैक्टीरिया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये थ्रू बैक्टीरिया जो हमने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। द बीटा लैक्टम रिंग इज नॉट फ्यूज टू अनदर रिंग इन कंट्रास्ट टू मोस्ट अदर बीटा लैक्टेम्स। और बाकी जो बीटा लैक्टेम्स है उसमें 2 रिंग आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें बीटा लैक्टम रिंग जो है
इसमें फ़र्क ये है कि इसका बीटा लैक्टेम रिंग जो है वो दूसरे रिंग के साथ फ्यूज नहीं होता। मोनोबैक्टीरियम आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये नाइजीरिया एंड सोडोमोनास ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव, सो इट इज़ ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एस्ट्रोनियम इज़ अ कमर्शियली अवेलेबल मोनोबैक्टम, और हमारे पास जो कमर्शियली अवेलेबल मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक है वो एस्ट्रियोनेम है। यूज फॉर बोन इन्फेक्शन, एंडियोमेराइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, नमूनिया, यूरिनरी इन्फेक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जिसमें हम मोनोबैक्टम को यूज़ करते हैं, ये एंटीबायोटिक। तो ये किस चीज़ में, ये हमारे पास इन्फेक्शन में यूज़ होता है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन में प्रोड्यूस हो, जिसमें एंडियोमेराइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, नमूनिया, यूरिनरी इन्फेक्शन, इनमें हमारे पास यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट इसके मोनोबैक्टम इंक्लूड स्किन रैशेज। एडवर्स इफेक्ट में इसके में हमारे पास स्किन रैशेज प्रोड्यूस होते हैं। ओकेजनल एबनॉर्मल लीवर फंक्शन, आपके पास लीवर फंक्शन जो है वो भी एबनॉर्मल हो सकते हैं इसके साथ। Glycopeptide antibiotic vancomycin. Vancomycin is a class of medication called glycopeptide. Vancomycin वो क्लास ऑफ जिसको ग्लाइकोपेप्टाइड कहते हैं, जिसमें हमारे पास ग्लाइकोजन और जो है प्रोटीन दोनों का मिक्स अप जो है वो होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बाय एडिंग टू द डी टर्मिनल ऑफ द ग्रोविंग पेप्टाइड चेन ड्यूरिंग सेल वॉल सिंथेसिस। जब हमारे पास बैक्टीरिया में सेल वॉल की सिंथेसिस होती है, जब बैक्टीरिया में हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस होती है तो उस टाइम ये हमारे पास अटैच हो जाते हैं डेल्टा एला टर्मिनल ऑफ ग्रोविंग पेप्टाइड चेन जो है जहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है, ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं और इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। सही है। अच्छा, resulting inhibition of transpeptidase which prevent further elongation and cross linkage of peptidoglycan। और बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो बनता है तो वो ट्रांसपेप्टाइडेज इंजाइम बनाते हैं, तो ये ट्रांसपेप्टाइडेज इंजाइम की एक्टिविटी को जो है उसको इनहिबिट कर लेता है। इट इज़ recommended intravenously as a treatment for complicated skin infection, bloodstream infection, endocarditis, bone and joint infection। इसको जो है थ्रू स्किन इसको इंट्रावेनसली प्रिस्क्राइब किया जाता है किस किस इन्फेक्शन में? स्किन इन्फेक्शन में, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस में, एंडोकार्डाइटिस में, बोन में एंड जॉइंट इन्फेक्शन में जो है इसको प्रिस्क्राइब रिकमेंड किया जाता है। मेनिंजाइटिस में भी हम यूज़ करते हैं। और मेथिसिलिन MRSA इसमें जो है हमारे पास ये प्रोड्यूस इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। सही है। साइड इफेक्ट्स क्या हैं? कॉमन साइड इफेक्ट इंक्लूड पेन इन द एरिया ऑफ इंजेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। इसके साइड इफेक्ट क्या है कि ये इंजेक्शन उसके लोकेशन पे इंजेक्शन हो सकते हैं, पेन हो सकता है, ओकेजनली हेयरिंग लॉस आपको हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर आपको ब्लड प्रेशर उसका लो हो सकते हैं, बोन मेरो सप्रेशन हो सकती है, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, रेड मैन सिंड्रोम, डिफरेंट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट है जो आपको के पास जो है ग्लाइकोलिपिड एंटीबायोटिक ग्लाइकोपेप्टाइड वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक के साथ आपको ये साइड इफेक्ट होंगे। Phosphomycin is a novel class of antibacterial drug which is chemical structure unrelated to other known antibiotic। ये हमारे पास इस तरह का ड्रग है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बाकी एंटीबायोटिक से डिफरेंट होगा। इट डिस्टर्ब सेल वॉल सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग फास्फोइनोल पायरुवेट सिंथेसिस। कहते हैं कि ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और ये सेल वॉल की सिंथेसिस में इसके जो है ये एंजाइम अपना काम नहीं करता एंड दस इंटरफियर विद प्रोडक्शन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये भी हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन के प्रोडक्शन को रोकता है। किस तरह? फास्फोइनोल पायरुवेट सिंथेसिस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है। It is a bactericidal against a range of gram-positive and gram-negative bacteria including Staphylococcus aureus। और ये हमारे पास Staphylococcus aureus के खिलाफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहते हैं कि
ये बैक्टीरियोसाइडल हैं, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ जो हैं ये बैक्टीरियोसाइडल हैं, ये उसको किल करता है, जिसमें स्टेफिलोकोकस आयरस आते हैं हमारे पास। इज डिमॉन्स्ट्रेट साइनर्जेटिक इफेक्ट व्हेन कंबाइन विथ पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, अमाइनोक्लोज एंफ्लोरिन। और जब आप इसको पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बाकी एंटीबायोटिक जो यहाँ पे मेंशन हुए उसके साथ अगर आप इसको मिला लेते हैं तो इसका इफेक्ट वो इंक्रीज हो जाता है। यूटीआई में हम इसको यूज़ करते हैं, यूटीआई सिंगल 3 डोज, इसको यूटीआई में अगर हम इसके 3 ग्राम सिंगल डोज देते हैं उसके ट्रीट हो जाता है। ओरल इसको हम ओरली दे सकते हैं और पेरेंटली भी हम इसको दे सकते थ्रू वेन्स, आईवी वगैरह दे सकते हैं। ये अनचेंज थ्रू यूरिन के ज़रिए रेनल इसकी एक्सक्रीशन होती है 90 to 95%। और इसके एडवर्स इफेक्ट जीआईटी डिस्ट्रेस होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी और एस्थमा होगा आपके पास। ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है तो ये हमारे पास सेलवाल इनहिबिटर एंटीबायोटिक थे। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।